Assalamu alaikum. Hope you're doing well. I am Ali from National Academy PCR. आज हम निबोश IG-1 और GIC-1 के जुलाई 2026 ओपन बुक एग्जाम सिनारियो को डिटेल में समझने वाले हैं। इस लेक्चर का मकसद आंसर्स देना या टास्क सॉल्व करना नहीं है, बल्कि हम पूरे सिनारियो को लाइन बाय लाइन इस तरह एनालाइज करेंगे कि जब आप बाद में एग्जाम के टास्क सॉल्व करें तो हर इंफॉर्मेशन आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये भी समझ पाएंगे कि एग्जामिनर ने हर इंफॉर्मेशन किस वजह से सिनारियो में इंक्लूड की है। याद रखिए, निबोश के सिनारियो में एक भी लाइन बेमकसद नहीं होती। हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्लू जरूर होता है जो बाद के क्वेश्चंस में यूज होता है। इसीलिए सिनारियो को सिर्फ रीड कर लेना काफी नहीं होता, उसको एनालाइज करना, समझना और उसके हिडन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिनारियो का दूसरा हिस्सा हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। सिनारियो के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम टिन्स एंड कैन्स है। ये एक मेटल कैन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो तकरीबन 30 साल से काम कर रही है। यहां एग्जामिनर ने सिर्फ कंपनी की एज नहीं बताई, बल्कि एक इंपॉर्टेंट हिंट दिया है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतने अरसे से काम कर रही हो तो नेचुरली उम्मीद की जाती है कि उसके हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स भी काफी मैच्योर होंगे। मतलब कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स भी। सिनारियो ये भी बताता है कि कंपनी का सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब अगली इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनारियो में लिखा है कि रिसेंटली इस कंपनी को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिग टिन ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर का मतलब होता है कि एक बड़ी कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया हो और अब वो उसका हिस्सा बन चुकी हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर होती है तो नई मैनेजमेंट अक्सर पुराने सिस्टम्स का डिटेल्ड रिव्यू करती है। वो देखना चाहती है कि कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं। इसी वजह से बाद में सिनारियो में बिग टिन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट अरेंज करता है। और याद रखिए, ये ऑडिट किसी वजह के बगैर नहीं हुआ। अब सिनारियो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले बहुत बड़ी स्टील कॉइल्स फैक्ट्री में डिलीवर की जाती हैं। ये कॉइल्स साइज में भी हैवी होती हैं और वेट के लिहाज से भी डेंजरस हो सकती हैं। उसके बाद मशीन्स की मदद से इन स्टील कॉइल्स को खोला जाता है। फिर उन्हें लंबी स्टील स्ट्रिप्स में कट किया जाता है। अगला स्टेप है लिक्विड पॉलीमर कोटिंग। ये कोटिंग स्टील को करोजन और डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद कोटेड स्टील स्ट्रिप्स को हीट किया जाता है और यहीं से एक इंपॉर्टेंट हजार्ड सामने आता है। हीटिंग प्रोसेस की वजह से वर्कर्स को हाई टेम्परेचर और बर्न इंजरीज का रिस्क हो सकता है। हीट होने के बाद स्ट्रिप्स को दोबारा छोटे पीसेस में कट किया जाता है। हर पीस को मशीन मैकेनिकली रोल करती है और वेल्डिंग प्रोसेस के जरिए उसे कैन की शेप दी जाती है। यहां भी मल्टीपल हैजर्ड्स मौजूद हैं। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्क्स और बर्न्स का रिस्क। उसके बाद कैन का बॉटम अटैच किया जाता है और उसे कंप्लीटली सील कर दिया जाता है। आखिर में हर कैन की क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है और फिर कंप्लीटेड कैन्स को पैलेट्स पर लोड करके कस्टमर्स को डिस्पैच कर दिया जाता है। अगर हम इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज करें तो ऑलरेडी बहुत से हजार्ड्स नजर आते हैं। हैवी स्टील कॉइल्स, मूविंग मशीनरी, हीट, वेल्डिंग, मैनुअल हैंडलिंग, रेपिटेटिव वर्क और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस। ये तमाम हजार्ड्स बाद के एग्जाम टास्क्स में डिफरेंट एंगल से यूज किए जा सकते हैं। अब सिनेरियो कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को और डिटेल में एक्सप्लेन करता है। कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी मौजूद है। इसके अलावा एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर भी है और 3 शिफ्ट मैनेजर्स हैं जो अपनी अपनी शिफ्ट की प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैनेजर की। सिनेरियो के मुताबिक इस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बिल्डिंग मेंटेनेंस देखता है। मशीनरी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के पास होती है। परमिट टू वर्क सिस्टम भी यही मैनेज करता है। कॉन्ट्रैक्टर्स की सुपरविजन भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मशीनरी ऑपरेशंस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी पर्सन के पास है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। सिनेरियो में जब भी किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की जाती हैं, तो अक्सर एग्जामिनर बाद के टास्क्स में उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए सिर्फ डिग्नेशन याद करना काफी नहीं, ये भी याद रखिए किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस सिचुएशन में उसका रोल बनता है। अब सिनेरियो वर्कर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। फैक्ट्री में टोटल 50 परमानेंट वर्कर्स काम करते हैं। परमानेंट वर्कर्स वो होते हैं जो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज होते हैं। नॉर्मली इन्हें प्रॉपर इंडक्शन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और कंपनी के तमाम प्रोसीजर्स के मुताबिक काम करवाया जाता है। लेकिन सिनेरियो यहीं पर खत्म नहीं होता। यहाँ एग्जामिनर एक और इंपॉर्टेंट क्लू देता है। सिनेरियो में लिखा है कि टिन्स एंड कैंस एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी यूज करती है। यानी जब कंपनी को एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत होती है, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू टेम्पररी वर्कर्स हायर करती हैं। सिनेरियो बताता है कि 2 साल पहले कंपनी ने सिर्फ कुछ टेम्पररी वर्कर्स रखना शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती गई और अब हालत यह है कि एक शिफ्ट में 50 तक टेम्परेरी एजेंसी वर्कर्स भी मौजूद हो सकते हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिए। कभी कभी फैक्ट्री में परमानेंट वर्कर्स और टेम्परेरी वर्कर्स की तादाद बराबर हो जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि टेम्पररी वर्कर्स को वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली कम होता है। वो मशीनरी से फुल्ली फेमिलियर नहीं होते। उन्हें हैजर्ड्स का अंदाजा भी परमानेंट वर्कर्स जितना नहीं होता। इसीलिए उन्हें ज्यादा सुपरविजन चाहिए, प्रॉपर इंडक्शन चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए। और याद रखिए, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम के बहुत से टास्क्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो सकती है। अब सिनेरियो एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। कंपनी को एक नए कस्टमर की तरफ से स्टील कैंस का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए फैक्ट्री मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रही है। मैक्सिमम कैपेसिटी का मौजूद है कि प्रोडक्शन अपनी हाईएस्ट लिमिट पर चल रही है। मशीन्स कंटिन्यूअसली चल रही हैं। वर्कर्स पर वर्कलोड भी पहले से ज्यादा है और मैनेजमेंट पर भी प्रेशर है कि ऑर्डर हर हाल में टाइम पर कंप्लीट हो। लेकिन सिनेरियो यहां एक और हिडन क्लू देता है। तीनों शिफ्ट मैनेजर्स सिर्फ प्रोडक्शन मैनेज नहीं कर रहे, बल्कि वो बिगटन की सीनियर मैनेजमेंट टीम को भी इंप्रेस करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री बहुत एफिशिएंटली चल रही है। और यहीं से एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम शुरू होती है। जब मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन टारगेट्स, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस नंबर्स पर हो, तो बहुत दफा हेल्थ एंड सेफ्टी को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। वर्कर्स शॉर्टकट्स लेना शुरू कर देते हैं, सुपरविजन कम हो जाती है, मेंटेनेंस डिले हो सकती है और अनसेफ डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। नतीजा, एक्सीडेंट्स का रिस्क नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए एग्जामिनर ने ये इंफॉर्मेशन सिनेरियो में इंक्लूड की है, ताकि आप समझ सकें कि प्रोडक्शन प्रेशर किस तरह अनसेफ बिहेवियर और मैनेजमेंट फेलियर्स का सबब बन सकता है। अब सिनेरियो में हमारा रोल इंट्रोड्यूस होता है। बिगटन की सीनियर मैनेजमेंट टीम ने एक इंडिपेंडेंट हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट अपॉइंट किया है और ये कंसल्टेंट असल में हम हैं। हमारा काम है टिन्स एंड कैंस फैक्ट्री का इंटरनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट परफॉर्म करना। सिनेरियो के मुताबिक ये ऑडिट टोटल 5 दिन चलेगा। यहाँ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम किसी डिपार्टमेंट के अंडर काम नहीं करते और ना ही हमारा किसी मैनेजर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है। इसीलिए हम ऑडिट को न्यूट्रल, फेयर और अनबायस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सिनेरियो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली बिगटन की सीनियर मैनेजमेंट टीम रिव्यू करेगी और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैसला किया जाएगा कि टिन्स एंड कैंस को बिगटन के एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह इंटीग्रेट किया जाएगा।
यानी ये सिर्फ एक रूटीन ऑडिट नहीं है। इस ऑडिट का रिजल्ट कंपनी के फ्यूचर को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। हो सकता है ऑडिट के बाद पॉलिसीज चेंज हों, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिवाइज की जाएं, ट्रेनिंग इंप्रूव की जाए या हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियां की जाएं। इसीलिए इस सिनेरियो में ऑडिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब सिनेरियो में एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा होती है। ऑडिट शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले हमें बताया जाता है कि ऑडिट को एक हफ्ता डिले करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, ऑडिट डिले क्यों हुआ? सिनेरियो बताता है कि कंपनी को लास्ट मिनट एक और अर्जेंट रश ऑर्डर मिल गया था और इसी ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ऑडिट पोस्टपोन कर दिया गया। यहां एग्जामिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इशू की तरफ इशारा करता है। कंपनी ने प्रोडक्शन को हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट से ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। सोचिए जरा, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन और सेफ्टी के दरमियान डिसीजन लेना पड़े तो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीजों को बैलेंस करती है। लेकिन इस सिनारियो में कंपनी ने ऑडिट को पोस्टपोन कर दिया ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू रह सके। अब हमारी पोजीशन देखिए। हम जो इंडिपेंडेंट हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, इस फैसले पर कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट एक स्पेसिफिक डेडलाइन तक सबमिट करनी होती है। अगर ऑडिट ही डिले हो जाए तो नेचुरली रिपोर्ट को टाइम पर कंप्लीट करना भी मुश्किल हो सकता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। यह सिचुएशन प्लानिंग, शेड्यूलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन और हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों को साथ लेकर चलती है। सिर्फ प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देना शॉर्ट टर्म में शायद फायदेमंद लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बहुत से ऑपरेशनल और सेफ्टी प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है। और याद रखिए, एग्जामिनर ने यह पैराग्राफ सिर्फ स्टोरी कंप्लीट करने के लिए नहीं दिया, बल्कि यह दिखाने के लिए दिया है कि मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज वर्कप्लेस सेफ्टी को किस तरह अफेक्ट कर सकती हैं। पार्ट 9, ऑडिट का पहला दिन। अब एक हफ्ता गुजरने के बाद हम ऑडिट के लिए टिन्स एंड कैन्स फैक्ट्री पहुंचते हैं। फैक्ट्री के रिसेप्शन पर सबसे पहले हम साइन इन करते हैं। यह भी एक नॉर्मल सिक्योरिटी और विजिटर मैनेजमेंट प्रोसीजर का हिस्सा होता है। साइन इन के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हमारा इस्तकबाल करता है। वो हमें बताता है कि ऑडिट के दौरान वहीं हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब यहां एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, किसी मैनेजर से मीटिंग अरेंज करनी हो या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, तो ये तमाम कोऑर्डिनेशन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के थ्रू ही होगी। यानी एचआर मैनेजर कंसल्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करेगा। इसके बाद एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में हम कंपनी को बताते हैं कि ऑडिट के दौरान हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि वर्कर्स को उनके एक्चुअल वर्क प्लेस पर काम करते हुए भी ऑब्जर्व करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट सिर्फ पेपर वर्क चेक करने का नाम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमेशा ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते। हो सकता है पेपर पे सब कुछ परफेक्ट लिखा हो, लेकिन वर्क प्लेस में प्रोसीजर्स फॉलो ही ना हो रहे हों। इसीलिए कॉम्पिटेंट ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक्चुअल वर्किंग प्रैक्टिसेस को भी ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि वर्कर्स वकाए प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मशीनरी सेफली यूज हो रही है या नहीं, और जो सिस्टम पेपर पे लिखा हुआ है क्या वो प्रैक्टिकल वर्क प्लेस में भी इंप्लीमेंट हो रहा है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक महदूद है। इसी वजह से वर्क प्लेस ऑब्जर्वेशन किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा माना जाता है। अब हम ऑडिट का पूरा शेड्यूल देखते हैं। सिनेरियो के मुताबिक ऑडिट को 5 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। हर दिन का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। डे 1 पे इंट्रोडक्टरी मीटिंग होगी, फैक्ट्री का इनिशियल टूर किया जाएगा और हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू शुरू होगा। डे 2 में मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद
हर डिपार्टमेंट का डिटेल टूर किया जाएगा। डे 3 वर्कर्स और डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज के लिए रिजर्व किया गया है, ताकि ऑडिटर, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। डे 4 में मैनेजर्स के इंटरव्यूज होंगे और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्ड रिव्यू कंटिन्यू रहेगा। फिर आता है डे 5। इस दिन वर्कर्स को उनके एक्चुअल काम के दौरान ऑब्जर्व किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के इंटरव्यूज भी होंगे और आखिर में क्लोजिंग मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। अगर आप इस पूरे शेड्यूल को देखें तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट सिर्फ पेपर वर्क चेक करने का नाम नहीं है। एक इफेक्टिव ऑडिट में डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू किए जाते हैं, वर्क प्लेस ऑब्जर्वेशंस भी की जाती हैं, इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं और एक्चुअल वर्क प्लेस इंस्पेक्शन भी की जाती है। यानी ऑडिटर इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक सोर्स से वेरीफाई नहीं करता, बल्कि विभिन्न सोर्सेज को कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन की रियल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाता है। इसी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की वजह से ऑडिट का रिजल्ट ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होता है। अब इंट्रोडक्टरी मीटिंग और फैक्ट्री टूर कंप्लीट हो चुके हैं और अब ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू शुरू करता है। ये ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट से ही इवैल्यूएट किया जाता है। सोचिए, अगर डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट हों या आउटडेटेड हों, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सिस्टम भी इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा। सिनेरियो बताता है कि ऑडिटर को तमाम डॉक्यूमेंट्स पेपर कॉपीज की शक्ल में दिए जाते हैं। रिव्यू के दौरान ऑडिटर एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करता है। अक्सर डॉक्यूमेंट्स पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का नाम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर लिखा हुआ है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर वो शख्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हों, हर जगह लेटेस्ट वर्जन ही यूज हो, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आए तो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स भी उसी हिसाब से अपडेट किए जाएं। यानी डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिर्फ फाइल संभालना नहीं, बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को करंट और एक्यूरेट रखना भी है। अब ऑडिटर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डिटेल में रीड करता है। सिनेरियो के मुताबिक ये पॉलिसी 3 साल पहले लिखी गई थी और यहीं से पहला कंसर्न सामने आता है। ऑडिटर नोटिस करता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी मौजूद ही नहीं है, यानी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ही मिसिंग है। लेकिन यहां ऑडिटर का अप्रोच देखने वाली बात है। वो फौरन ये कंक्लूड नहीं करता कि कंपनी ने गलती की है, बल्कि पहले एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करता है। शायद प्रिंटिंग के दौरान कोई पेज मिस हो गया हो। इसीलिए ऑडिटर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी चेक किया जाए। एचआर मैनेजर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए चला जाता है। यहां से एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल लेसन मिलता है। एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर बिना एविडेंस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लेम नहीं लगाता। वो पहले फैक्ट्स वेरीफाई करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और उसके बाद ही अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करता है। यही अप्रोच ऑडिट को फेयर, ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल बनाती है। अब ऑडिटर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को मज़ीद डिटेल में रिव्यू करता है और इस दौरान उससे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नज़र आती है। पॉलिसी के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दिए गए हैं, लेकिन ये करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मैच ही नहीं करते। याद कीजिए, सिनारियो के शुरू में हमने देखा था कि कंपनी में 3 शिफ्ट मैनेजर्स मौजूद हैं, लेकिन पॉलिसी के अंदर उनका प्रॉपर जिक्र ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि डॉक्यूमेंट काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं किया गया, और हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सीरियस मैनेजमेंट इशू है। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन ना हो तो वर्कर्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मैनेजर्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं, और इमरजेंसी या रूटीन सिचुएशंस में किसी को भी ये क्लियर नहीं होगा कि किसका रोल क्या है। याद रखिए, एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तभी काम करता है जब ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह क्लियर हों। कुछ देर बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर वापस आता है। उसके हाथ में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का एक नया प्रिंट होता है। वो ये डॉक्यूमेंट ऑडिटर को दे देता है।
अब ऑडिटर दोबारा पॉलिसी को देखना शुरू करता है, लेकिन एक बार फिर उसे वही प्रॉब्लम नजर आती है। नया प्रिंट भी बिल्कुल पहले वाले डॉक्यूमेंट जैसा ही होता है, और जो पेज पहले मिसिंग था वो अब भी मिसिंग ही है। अब ऑडिटर को एक इंपॉर्टेंट बात कंफर्म हो जाती है। प्रॉब्लम प्रिंटिंग की नहीं थी, बल्कि असल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ही इनकम्प्लीट था। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में जो ओरिजिनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेव है, उसी में कमी मौजूद है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सीरियस फाइंडिंग है। सोचिए जरा, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होता है, और अगर वही डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो ये मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़ा कर देता है। इससे ये भी अंदाजा होता है कि इतने अरसे तक किसी ने भी इस पॉलिसी को प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया, और ना ही इस मिसिंग सेक्शन को नोटिस किया। ये सिर्फ एक मिसिंग पेज का मसला नहीं है, बल्कि ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट रिव्यू और मॉनिटरिंग सिस्टम की वीकनेस को भी शो करता है। अब ऑडिटर प्रोडक्शन एक्टिविटीज की रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करता है। सिनारियो बताता है कि इस रिस्क असेसमेंट का लास्ट रिव्यू सिर्फ 6 महीने पहले हुआ था। अगर सिर्फ डेट देखी जाए तो लगता है कि डॉक्यूमेंट अपडेटेड है, लेकिन ऑडिटर सिर्फ रिव्यू डेट देखकर सेटिस्फाई नहीं होता। वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को भी एनालाइज करता है, क्योंकि एक रिस्क असेसमेंट तभी यूजफुल होती है जब उसमें वर्क प्लेस के तमाम इंपॉर्टेंट हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई किए गए हों। ऑडिटर को मेटल कैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसे पहले से पता है कि इस तरह की फैक्ट्री में किन हज़ार्ड्स का होना एक्सपेक्टेड है, जैसे मूविंग मशीनरी, हेवी मेटल कॉइल्स, मैनुअल हैंडलिंग, हीट, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स और रेपिटेटिव मूवमेंट्स। लेकिन जब वो रिस्क असेसमेंट को रीड करता है तो उसे हैरानी होती है कि इनमें से बहुत से इंपॉर्टेंट हैज़ार्ड्स उस डॉक्यूमेंट में लिखे ही नहीं गए, यानी रिस्क असेसमेंट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हज़ार्ड्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई ही नहीं किए गए, और जब हज़ार्ड आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उसका कंट्रोल भी इफेक्टिवली प्लान नहीं किया जा सकता। अब ऑडिटर परमिट टू वर्क यानी पीटीडब्ल्यू सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटन सिस्टम होता है जो हाई रिस्क एक्टिविटीज को सेफली कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे वर्किंग एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन या हॉट वर्क। एचआर मैनेजर ऑडिटर को कंप्लीटेड पीटीडब्ल्यू फॉर्म्स देता है। कुल 3 परमिट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। फॉर्म्स के अंदर टास्क और हज़ार्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन ऑडिटर को फिर एक और डिफिशिएंसी नजर आती है। 3 फॉर्म्स में से 2 फॉर्म्स पर टास्क कंप्लीट करने की टाइम लिमिट ही नहीं लिखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि परमिट टू वर्क हमेशा लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इशू किया जाता है। अगर उसकी वैलिडिटी ही क्लियर ना हो तो परमिट मिसयूज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑडिटर फॉर्म्स को और डिटेल से चेक करता है। उसे पता चलता है कि दोनों इनकम्प्लीट परमिट्स पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ए के सिग्नेचर्स हैं, जो परमिट रिसीवर है, लेकिन परमिट इशूअर के सिग्नेचर्स मौजूद नहीं। यानी परमिट प्रॉपर ऑथराइजेशन के बगैर ही कंप्लीट दिखाया गया है। ये पीटीडब्ल्यू सिस्टम की एक और सीरियस वीकनेस है। इसके बाद ऑडिटर पीटीडब्ल्यू ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मांगता है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स इसलिए देखे जाते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो लोग परमिट टू वर्क सिस्टम यूज कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। एचआर मैनेजर ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स तो ला कर देता है, लेकिन उनमें परमिट टू वर्क से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। यानी या तो ट्रेनिंग हुई ही नहीं, या हुई थी लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। दोनों ही सूरत में ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वीक नजर आता है। अब ऑडिट का दूसरा दिन शुरू होता है। ऑडिटर की प्लानिंग के मुताबिक आज मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग का मकसद ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर पर्सन से ये समझा जाए कि कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह मैनेज करती है। लेकिन दिन की शुरुआत ही एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर ऑडिटर को बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। वजह यह बताई जाती है कि उनकी एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ कॉल चल रही है, इसलिए उनकी जगह कंपनी का एक और डायरेक्टर अवेलेबल है। यहां ऑडिटर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो मीटिंग कंटिन्यू तो करता है, लेकिन उसे पता होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की होती है। जब ऑडिटर दूसरे डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करता है तो उसे बहुत सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में कोई मीनिंगफुल डिटेल्स ही नहीं दे पाते। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि पहले हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री मैनेजर के पास थी, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर लगभग 8 महीने पहले ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया। और सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि उसकी पोजीशन अब तक फिल ही नहीं की गई। यानी 8 महीने से ऑर्गेनाइजेशन के पास डेडिकेटेड फैक्ट्री मैनेजर ही मौजूद नहीं। डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि इस वक्त हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। ये स्टेटमेंट बहुत सीरियस है। सोचिए, कंपनी का डायरेक्टर खुद नहीं जानता कि हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। ये वीक लीडरशिप का बहुत बड़ा एविडेंस है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तभी इफेक्टिव होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली असाइन की जाएं और सीनियर मैनेजमेंट को उनका पूरा इल्म हो। मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग ना हो पाने के बाद ऑडिटर मैन्युफैक्चरिंग एरिया का डिटेल्ड टूर शुरू करता है। हर डिपार्टमेंट का रेलेवेंट सुपरवाइजर ऑडिटर को अपना एरिया दिखाता है। वो सिर्फ मशीन्स ही नहीं दिखाते, बल्कि हर प्रोडक्शन प्रोसेस भी एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हर प्रोसेस के हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ सिनारियो का टोन थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ऑडिटर नोटिस करता है कि सुपरवाइजर्स अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यानी उन्हें पता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्शन चलाना नहीं, बल्कि वर्कर्स की सेफ्टी भी इंश्योर करना है। सुपरवाइजर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिटर को बताते हैं कि वो अपनी टीम के हर नए मेंबर की इंडक्शन करवाते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है जब कोई नया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको वर्कप्लेस के हैजार्ड्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कंपनी रूल्स और सेफ वर्किंग मेथड समझाए जाते हैं। सुपरवाइजर्स ऑडिटर को एविडेंस भी दिखाते हैं। ये एविडेंस प्रूव करता है कि वर्कर्स को प्रोडक्शन मशीनरी चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क भी मौजूद हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यानी SSW एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है जो बताता है कि किसी टास्क को सेफली किस तरह परफॉर्म करना है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है। सिनेरियो का ये हिस्सा हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं होते। कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ सुपरवाइजर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव नजर आता है। वो वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, इंडक्शन इंश्योर करते हैं, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क फॉलो करवाते हैं और अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते भी हैं। नेबोश एग्जाम्स में जब भी सिनारियो में कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस दी जाए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जामिनर अक्सर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस पर भी क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए ऑडिटर हर अच्छी प्रैक्टिस को भी नोट करता है। ऑडिट का मकसद सिर्फ डिफिशिएंसीज ढूंढना नहीं होता, बल्कि गुड प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना भी होता है। टूर के दौरान ऑडिटर फैक्ट्री के एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जो पूरी तरह ब्लॉक किया गया है। यानी उस एरिया में नॉर्मल वर्कर्स का एंट्री करना अलाउड नहीं। ऑडिटर सुपरवाइजर से पूछता है कि ये एरिया बंद क्यों है। सुपरवाइजर बताता है कि यहाँ नई मशीनरी इंस्टॉल की जा रही है। ये मशीनरी सीलिंग पर इंस्टॉल हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग एट हाइट का काम कर रहे हैं। वर्किंग एट हाइट हमेशा हाई रिस्क एक्टिविटी मानी जाती है। इसीलिए इस काम को कंट्रोल करने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम यूज किया जा रहा है। यहाँ सिनारियो हमें दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंट्रोल्स इफेक्टिव भी हैं। सुपरवाइजर ऑडिटर को बताता है कि परमिट टू वर्क इंजीनियरिंग मैनेजर इशू करता है। इंजीनियरिंग मैनेजर के पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स का कई सालों का एक्सपीरियंस है। काम शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्टर ए और इंजीनियरिंग मैनेजर ने मिलकर प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट स्कोप डिस्कस किया। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अगर काम के दौरान कोई चेंज करना हो तो दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट के बगैर काम कंटिन्यू नहीं होगा। ये परमिट टू वर्क सिस्टम की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब भी वर्क स्कोप चेंज होता है तो हजार्ड्स भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए परमिट को रिव्यू करना जरूरी होता है। जब ऑडिटर ऑनगोइंग वर्क एरिया में डिस्प्ले किया गया परमिट देखता है तो उस पर लिखी डेट उसे फौरन नोटिस होती है। परमिट 7 दिन पुराना है। यहां ऑडिटर के जहन में एक सवाल पैदा होता है। परमिट टू वर्क नॉर्मली लिमिटेड पीरियड के लिए इशू होता है,
अगर परमिट 7 दिन पुराना है, तो क्या उसकी वैलिडिटी अभी भी मौजूद है? क्या उसे रिव्यू किया गया या सिर्फ डिस्प्ले रह गया है? सिनारियो अभी इसका जवाब नहीं देता, लेकिन ऑडिटर इस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेता है। एक प्रोफेशनल ऑडिटर हर अनयूजुअल चीज को एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करता है, बाद में इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसकी तस्दीक करता है। अब ऑडिट के तीसरे और चौथे दिन का ज़्यादा हिस्सा इंटरव्यूज के लिए रखा गया है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट में इंटरव्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखकर ऑडिटर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली परफॉर्मेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वर्क प्लेस की रियलिटी बिल्कुल मुख्तालिफ होती है। इसीलिए ऑडिटर वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स और डायरेक्टर से बात करता है। इंटरव्यू का मकसद किसी को टेस्ट करना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि वर्क प्लेस में असल में हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह इंप्लीमेंट हो रही है। ऑडिटर हर वर्कर की बात को एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करता है। बाद में इसी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले ऑडिटर परमानेंट वर्कर से बात करता है। बहुत से परमानेंट वर्कर्स एक ही बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, तो उन्हें पूरे दिन की हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन दी गई थी। यानी उन्हें सिर्फ कुछ मिनट्स की ब्रीफिंग नहीं मिली, बल्कि एक प्रॉपर फुल डे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया गया। इस इंडक्शन में लाइकली वर्कप्लेस हैजर्ड्स, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, कंपनी रूल्स और सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए गए होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है। इससे पता चलता है कि परमानेंट वर्कर्स की ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ऑडिटर इस इंफॉर्मेशन को भी नोट करता है, क्योंकि ऑडिट में सिर्फ डेफिशिएंसीज ही नहीं, बल्कि गुड प्रैक्टिसेस भी रिपोर्ट का हिस्सा बनती हैं। इंटरव्यूज के दौरान कई सुपरवाइजर्स ऑडिटर को एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं कि कंपनी को रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। इसी वजह से प्रोडक्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रोडक्शन डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने नए परमानेंट वर्कर्स भी हायर किए और साथ ही बहुत से टेम्पररी एजेंसी वर्कर्स भी रिक्रूट किए। ये डिसीजन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आता है, क्योंकि जब वर्कलोड इंक्रीज होता है तो एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत भी होती है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है कि नए वर्कर्स को प्रॉपर इंडक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन की भी ज़रूरत होगी। अगर ये अरेंजमेंट्स नहीं किए गए तो एक्सीडेंट का रिस्क नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। अब सुपरवाइजर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि लार्ज ऑर्डर की वजह से कंपनी पर इतना प्रेशर था कि नए टेम्परेरी वर्कर्स को सिर्फ बहुत शॉर्ट इंडक्शन दी गई। कभी कभी अगर वक्त मिलता तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक रूल्स ही बता दिए जाते, और अगर वक्त ना होता तो इंडक्शन और भी लिमिटेड रह जाती। यहां एक बहुत सीरियस हेल्थ एंड सेफ्टी इशू सामने आता है। सिनेरियो के शुरू में हमने देखा था कि परमानेंट वर्कर्स को फुल डे इंडक्शन मिलती थी, लेकिन टेम्परेरी वर्कर्स के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच अडॉप्ट की गई। यानी सेम वर्क प्लेस, सेम मशीनरी, सेम हैजर्ड्स, लेकिन ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड अलग हो गया। ये कभी भी एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं होती। हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक हर वर्कर, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी, उसे उसके काम के मुताबिक सूटेबल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन मिलनी चाहिए। इंटरव्यूज के दौरान सुपरवाइजर्स एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मैनेजिंग डायरेक्टर वर्कप्लेस में पहले की तरह नजर नहीं आते। यानी उनकी वर्कप्लेस विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हेल्थ एंड सेफ्टी में इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सीनियर मैनेजमेंट का वर्कप्लेस में रेगुलरली नजर आना, वर्कर से बात करना, सेफ्टी इंस्पेक्शंस में हिस्सा लेना और कंसर्न सुनना, ये सब पॉजिटिव सेफ्टी लीडरशिप की निशानी होती है। लेकिन जब सीनियर मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिसेज तक महदूद हो जाए, तो वर्कर्स को ये मैसेज मिल सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ एंड सेफ्टी सेकेंडरी प्रायोरिटी बन चुकी है। ऑडिटर इस इंफॉर्मेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करता है। इंटरव्यू के दौरान दो टेम्पररी एजेंसी वर्कर्स ऑडिटर से एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हमें पता है कि फैक्ट्री के एक हिस्से में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वहां असल में हो क्या रहा है। ये सवाल बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सोचिए, वर्कर्स उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके आसपास किस टाइप का हाई रिस्क वर्क चल रहा है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। अगर नियर बाय वर्क की इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक ही नहीं पहुंची, तो वो उससे रिलेटेड हैजर्ड से भी अनजान रहेंगे।
ये पुअर कम्युनिकेशन का क्लियर एविडेंस हो सकता है। अब तक ऑडिटर ने इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। उसे पता चल गया कि परमानेंट वर्कर्स की इंडक्शन अच्छी थी, लेकिन टेम्परेरी वर्कर्स को प्रॉपर इंडक्शन नहीं मिली। प्रोडक्शन प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर वर्कप्लेस में कम नजर आते हैं और कम्युनिकेशन भी हर वर्कर तक इफेक्टिवली नहीं पहुंच रही। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है। हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रॉब्लम्स अक्सर एक ही वजह से पैदा नहीं होती, बल्कि कई छोटी छोटी वीकनेसेस मिलकर एक बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट करती हैं। और ऑडिटर अब धीरे धीरे उन तमाम वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन सिनेरियो हमें उस एक्सीडेंट की तरफ लेकर जा रहा है जो अगले दिन प्रोडक्शन एरिया में होने वाला है। अब ऑडिट अपने आखिरी दिन की तरफ बढ़ता है। ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, मैनेजर से बात कर ली, वर्कर्स के इंटरव्यूज भी कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ दो काम बाकी हैं: प्रोडक्शन एरिया में वर्कर्स को ऑब्जर्व करना और क्लोजिंग मीटिंग कंडक्ट करना। लेकिन ऑडिटर को अभी तक ये अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर बाद उसके सामने एक सीरियस वर्कप्लेस एक्सीडेंट होने वाला है। और ये एक्सीडेंट उन तमाम वीकनेसेस को एक्सपोज कर देगा जो पिछले 4 दिन से धीरे धीरे सामने आ रही थीं। अब ऑडिट का 5वां और आखिरी दिन शुरू होता है। आज ऑडिटर के 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्टर ए के साथ मीटिंग करना, और दूसरा, प्रोडक्शन एरिया में वर्कर्स को उनके एक्चुअल काम के दौरान ऑब्जर्व करना। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट में कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी वर्क प्लेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर उनकी एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंट्रोल न किया जाए तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स के लिए भी हैजर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ऑडिटर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर ए के साथ मीटिंग करता है। मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक चलती है। कॉन्ट्रैक्टर ए ऑडिटर को डिटेल में बताता है कि वो किस टाइप का काम कर रहे हैं। वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि रिस्क्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर का पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। वो सिर्फ अपना काम कंप्लीट करना नहीं चाहता, बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक काम करना भी चाहता है। कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि वो हर रोज शिफ्ट मैनेजर के साथ मीटिंग करने की कोशिश करता है। डेली मीटिंग का मकसद होता है काम की प्रोग्रेस डिस्कस करना, हैजर्ड्स को रिव्यू करना और अगर कोई इशू हो तो उसका सॉल्यूशन निकालना। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एक कंसर्न भी शेयर करता है। वो कहता है कि शिफ्ट मैनेजर्स अक्सर इतने बिजी होते हैं कि मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाते। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि प्रोडक्शन प्रेशर की वजह से कम्युनिकेशन भी अफेक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ऑडिटर को बताता है कि परमिट टू वर्क सिस्टम उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। परमिट के अंदर क्लियरली हैजर्ड्स, रिस्क्स और कंट्रोल मेजर्स लिखे होते हैं। इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो अपने काम की प्लानिंग करते हैं और अपनी टीम को भी बताते हैं कि कौन से कंट्रोल्स फॉलो करने हैं। यानी परमिट टू वर्क सिर्फ एक पेपर नहीं होता, ये एक कम्युनिकेशन टूल भी होता है जो परमिट इशूअर, कॉन्ट्रैक्टर और वर्क प्लेस मैनेजमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। जब परमिट प्रॉपरली यूज किया जाए तो हाई रिस्क एक्टिविटीज को काफी हद तक सेफली कंट्रोल किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि जब भी वर्किंग एट हाइट का काम शुरू होता है तो हर दिन एक नया परमिट कंप्लीट किया जाता है। उस परमिट को वर्क एरिया के एंट्रेंस पर डिस्प्ले भी किया जाता है और उसकी एक कॉपी शिफ्ट मैनेजर को भी दी जाती है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हर दिन वर्कप्लेस कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। वेदर चेंज हो सकता है, वर्क प्रोग्रेस चेंज हो सकती है या हजार्ड्स भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए परमिट को रेगुलरली रिन्यू करना एक इफेक्टिव कंट्रोल मेजर माना जाता है। कॉन्ट्रैक्टर फिर एक और कंसर्न ऑडिटर के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि जब काम शुरू हो जाता है तो उसके बाद पूरे दिन ना तो इंजीनियरिंग मैनेजर नजर आते हैं और ना ही सुपरवाइजर्स। यानी कॉन्ट्रैक्टर को ऑलमोस्ट पूरी शिफ्ट इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हाई रिस्क वर्क सिर्फ परमिट इशू कर देने से सेफ नहीं हो जाता, उसके बाद मॉनिटरिंग और सुपरविजन भी जरूरी होती है। अगर सुपरवाइजर या रिस्पॉन्सिबल मैनेजर वर्क एरिया विजिट ही ना करे तो कोई भी अनसेफ सिचुएशन टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्टर ऑडिटर को पिछले हफ्ते का एक वाकया भी बताता है। वो कहता है कि जब काम कंप्लीट हुआ तो उसने इंजीनियरिंग मैनेजर को परमिट साइन ऑफ करने के लिए ढूंढा, लेकिन इंजीनियरिंग मैनेजर फैक्ट्री में मौजूद ही नहीं थे। यानी परमिट फॉर्मली क्लोज ही नहीं हो सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है।
परमिट टू वर्क सिस्टम सिर्फ परमिट इशू करने तक महदूद नहीं होता, उसका प्रॉपर क्लोज आउट भी उतना ही जरूरी होता है। फाइनल इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन और साइन ऑफ के बगैर परमिट ऑफिशियली कंप्लीट नहीं माना जाता। ये बात ऑडिटर के लिए एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बन जाती है। कॉन्ट्रैक्टर के इंटरव्यू के बाद ऑडिटर प्रोडक्शन एरिया की तरफ जाता है। अब उसका मकसद वर्कर्स को उनके एक्चुअल काम के दौरान ऑब्जर्व करना है। सिनेरियो बताता है कि प्रोडक्शन एरिया बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है, यानी ज़्यादातर काम मशीन्स करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्कर्स का रोल खत्म हो गया। वर्कर्स अब भी हैवी मेटल कॉइल्स को मैनुअली मशीन्स में लोड करते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हजाद मौजूद है। हैवी मेटल कॉइल्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज का रिस्क भी हाई होता है, जैसे मसल स्ट्रेन, बैक इंजरी या क्रश इंजरीज। सिनारियो बताता है कि वर्कर्स हर स्टेज पर क्वालिटी चेक भी करते हैं। इसका मतलब है कि हर चैन को इंस्पेक्ट करना पड़ता है और ये काम पूरी शिफ्ट के दौरान बार बार रिपीट होता रहता है। इस तरह के रेपिटेटिव मूवमेंट से मैस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जैसे शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, एल्बो प्रॉब्लम्स या बैक पेन। ये हजार अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नेबॉश के नज़दीक रेपिटेटिव वर्क भी एक इंपॉर्टेंट वर्कप्लेस हजार्ड है। अब सिनारियो हमें एक नॉर्मल प्रोडक्शन प्रॉब्लम के बारे में बताता है। कभी कभी प्रोडक्शन लाइन में मशीन जाम हो जाती है। ये ब्लॉकेज अक्सर उस वक्त होती है जब दो कैन्स गलती से एक साथ वेल्डिंग यूनिट में चले जाते हैं। मशीन जाम होना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है कि ब्लॉकेज क्लियर किस तरह की जाती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने इस टास्क के लिए एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया हुआ है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक सबसे पहले कन्वेयर और वेल्डिंग यूनिट को इलेक्ट्रिकल पावर से आइसोलेट करना जरूरी है। आइसोलेशन का मतलब है कि मशीन को पूरी तरह पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि मशीन अचानक स्टार्ट ना हो सके। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। जो कैन्स वेल्डिंग यूनिट के अंदर मौजूद हों, उन्हें टच करने से पहले कम से कम 10 मिनट तक ठंडा होने दिया जाए। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दी गई है क्योंकि वेल्डिंग के बाद कैन्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर कोई वर्कर फौरन उन्हें टच करे तो सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्रॉपर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मौजूद था। अब देखना यह है कि वर्कर्स असल में इस प्रोसीजर को फॉलो करते भी हैं या नहीं। और यहीं से सिनारियो अपने सबसे क्रिटिकल पॉइंट की तरफ बढ़ता है। अब ऑडिटर प्रोडक्शन लाइन के पास खड़ा होकर वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसकी नज़र एक टेम्परेरी वर्कर पर पड़ती है। ये वर्कर फैक्ट्री में सिर्फ दूसरे दिन काम कर रहा होता है, यानी उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है। ऑडिटर उससे बात करता है। टेम्परेरी वर्कर बताता है कि कल उसका पहला दिन था। कल वो एक एक्सपीरियंस वर्कर के साथ काम कर रहा था। उस एक्सपीरियंस वर्कर ने उसे मशीन ब्लॉकेज क्लियर करने का एक तेज तरीका सिखाया था। वर्कर बताता है कि जब प्रोडक्शन बहुत बिजी होती है तो बहुत से परमानेंट वर्कर्स भी इसी शॉर्टकट को यूज करते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन का सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक चीज कहता था, लेकिन वर्कप्लेस की एक्चुअल प्रैक्टिस कुछ और थी। यानी वर्कर्स ऑफिशियली प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अनसेफ शॉर्टकट नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुका था। इसी को हम नेगेटिव सेफ्टी कल्चर भी कहते हैं। टेम्परेरी वर्कर बहुत एक्साइटेड नजर आता है। वो ऑडिटर को बताता है कि आज उसे पहली बार पूरी प्रोडक्शन लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सोचिए, सिर्फ दूसरे दिन का वर्कर और उसे अकेले प्रोडक्शन लाइन हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ये हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीरियस कंसर्न है। नए वर्कर को हमेशा सूटेबल सुपरविजन की जरूरत होती है। उसे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए वक्त दिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन प्रेशर की वजह से उसे जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ये भी एक्सीडेंट के रूट कॉजेज में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। तकरीबन 30 मिनट बाद अचानक प्रोडक्शन लाइन से अलार्म की आवाज आती है। टेम्परेरी वर्कर फौरन समझ जाता है कि वेल्डिंग यूनिट ब्लॉक हो गई है। वो इधर उधर देखता है। उसे उम्मीद होती है कि कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर उसकी मदद करेगा, लेकिन आसपास कोई भी वर्कर मौजूद नहीं होता। सिर्फ ऑडिटर उसके करीब खड़ा होता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट इशू सामने आता है। वर्कर को सुपरविजन की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त कोई सुपरवाइजर या एक्सपीरियंस्ड वर्कर उसके पास मौजूद नहीं था। मशीन रुक चुकी होती है,
लेकिन टेम्पररी वर्कर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो नहीं करता। ऑडिटर कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही वर्कर अपना हाथ वेल्डिंग यूनिट के अंदर डाल देता है। उसने न मशीन आइसोलेट की, न 10 मिनट वेट किया और ना किसी की मदद ली। ये एक अनसेफ एक्ट था। लेकिन सिर्फ वर्कर की गलती कह देना काफी नहीं होगा, क्योंकि इस अनसेफ एक्ट के पीछे बहुत सी मैनेजमेंट फेलियर्स पहले ही मौजूद थे। पुअर इंडक्शन, लैक ऑफ सुपरविजन, प्रोडक्शन प्रेशर, अनसेफ शॉर्टकट्स और वीक सेफ्टी कल्चर। ये तमाम चीजें मिलकर इसे एक अनसेफ एक्ट का सबब बने। जैसे ही वर्कर पहले कैन को टच करता है, उसे फौरन हाथ में जलन महसूस होती है। ये इस बात का एविडेंस है कि कैन अभी तक बहुत गर्म थी। लेकिन इससे पहले कि वो कैन को हटा सके, अचानक एक नीली चमक यानी ब्लू फ्लैश नजर आती है। ये इलेक्ट्रिकल फ्लैश थी। उसके फौरा बाद वर्कर जोर से पीछे की तरफ उछलकर जमीन पर गिर जाता है। गिरने के दौरान उसका पूरा वेट उसके बाजू पर आता है। यानी वर्कर को सिर्फ बर्न इंजरी ही नहीं हुई, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट और फॉल की वजह से फ्रैक्चर भी हो गया। ये एक सीरियस वर्कप्लेस एक्सीडेंट बन चुका था। एक्सीडेंट होते ही ऑडिटर फौरन रिएक्ट करता है। वो वर्कर की मदद के लिए दौड़ता है और जोर से आवाज लगाकर हेल्प और फर्स्ट एडर को बुलाता है। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक सुपरवाइजर और उसके बाद फर्स्ट एडर वहां पहुंच जाता है। फर्स्ट एडर फौरन इंजर्ड वर्कर का ट्रीटमेंट शुरू करता है। ऑडिटर देखता है कि वर्कर का बाजू तेजी से सूज रहा है, इसलिए वो सुपरवाइजर को याद दिलाता है कि फौरन एम्बुलेंस बुलानी जरूरी है। यहां ऑडिटर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया था, लेकिन इमरजेंसी के वक्त उसने रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया। कुछ ही देर बाद शिफ्ट मैनेजर भी इंसिडेंट एरिया में पहुंच जाता है। सिचुएशन समझते ही वो फौरन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। सबसे पहले वो तमाम वर्कर्स को एरिया से दूर जाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद मशीन को आइसोलेट और लॉक ऑफ करने का हुक्म देता है। ये बहुत अच्छा इमरजेंसी रिस्पॉन्स था। इंसिडेंट के बाद मशीन को दोबारा चलाना बहुत डेंजरस हो सकता था, इसीलिए आइसोलेशन और लॉकआउट का डिसीजन बिल्कुल सही था। यहां शिफ्ट मैनेजर का बिहेवियर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप को शो करता है। इंसिडेंट के बाद शिफ्ट मैनेजर ऑडिटर से कहता है, आप हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफाइड हैं, क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? ऑडिटर बहुत प्रोफेशनल जवाब देता है। वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हुई तो वो असिस्टेंस ज़रूर करेगा। ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑडिटर और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर का रोल अलग होता है। ऑडिटर एविडेंस दे सकता है, मशवरा दे सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तकरीबन 30 मिनट बाद मैनेजिंग डायरेक्टर फैक्ट्री में पहुंचता है। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद वो इंजर्ड वर्कर की हेल्थ के बारे में पूछेगा या इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, लेकिन सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ बात बताता है। मैनेजिंग डायरेक्टर आते ही डिमांड करता है कि मशीन फौरन दोबारा चला दी जाए ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू हो सके। ये डिसीजन वर्कर्स की कंसर्न्स के बावजूद लिया जाता है। यहां एग्जामिनर हमें बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर की प्रायोरिटी वर्कर की सेफ्टी नहीं, बल्कि प्रोडक्शन टारगेट नजर आ रही है। ये पुअर सेफ्टी लीडरशिप और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का क्लियर एविडेंस है। इंसिडेंट की वजह से ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हो सका। ऑडिटर अपनी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस और क्लोजिंग मीटिंग कंप्लीट नहीं कर सका। यानी एक वर्कप्लेस एक्सीडेंट ने सिर्फ वर्कर को ही अफेक्ट नहीं किया, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट प्रोसेस को भी रोक दिया। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। एक्सीडेंट सिर्फ इंजरीज का सबब नहीं बनते, बल्कि प्रोडक्शन, बिजनेस रेपुटेशन और मैनेजमेंट एक्टिविटीज को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। बाद में हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन मिलती है कि टेम्परेरी वर्कर को बर्न्स और फोरआर्म की ब्रोकन बोन का ट्रीटमेंट दिया गया। डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि वर्कर कम से कम 2 हफ्ते तक ड्यूटी पर वापस नहीं आ सकेगा। यानी इंसिडेंट सिर्फ फर्स्ट एड केस नहीं था, बल्कि लॉस्ट टाइम इंजरी बन चुका था। ऑर्गेनाइजेशन को अब इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने होंगे, करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करनी होंगी और फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव करना होगा। तो दोस्तों, इस सिनारियो से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। एक्सीडेंट्स कभी भी सिर्फ एक वर्कर की गलती से नहीं होते।
इस सिनारियो में भी एक्सीडेंट से पहले बहुत सी वार्निंग्स मौजूद थे। आउटडेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, इनकम्प्लीट रिस्क असेसमेंट, वीक परमिट टू वर्क रिकॉर्ड्स, टेम्पररी वर्कर्स की पुअर इंडक्शन, प्रोडक्शन प्रेशर, लैक ऑफ सुपरविजन, मैनेजिंग डायरेक्टर की पुअर विजिबिलिटी, अनसेफ शॉर्टकट्स, वीक कम्युनिकेशन और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। ये तमाम फैक्टर्स धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और आखिर में एक सीरियस वर्कप्लेस एक्सीडेंट की सूरत में सामने आए। निबॉश का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम सिर्फ एक्सीडेंट को न देखें, बल्कि उसके पीछे मौजूद मैनेजमेंट फेलियर्स और रूट कॉजेज को भी आइडेंटिफाई करें। उम्मीद है कि अब आप इस पूरे सिनारियो को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह, जब हम इस सिनारियो के टास्क सॉल्व करेंगे, तो आपको हर आंसर के पीछे का लॉजिक भी क्लियर नजर आएगा। अल्लाह हाफिज।